अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों कैमरा तो अटैच हो रहा है, लेकिन बच्चों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, फिर हम आगाज़ करते हैं। कैमरे का थोड़ा सा समझ नहीं लग रही है क्यों तंग कर रहा है, तो हम आज कैमरे के बगैर ही पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, फिर बाद में फिर से ट्राई कर लेंगे। पिछली क्लास में भी इसने थोड़ा सा तंग किया है, पहले बिल्कुल अच्छा सा चल रहा था, फिर एकदम से इसने काम गड़बड़ किया। चलें जी, शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे ये वाला क्वेश्चन। कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो वो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। क्लियर? ओके, चलें जी, कल वाले लेक्चर से ही आगे चलते हैं। हमने इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स बना लिए थे। हमने राइट ऑफ यूज एसेट का काम नहीं किया था। राइट ऑफ यूज एसेट में आप बड़े आराम से ही इसको कर सकते हैं। हमने डेप्रिसिएशन कितनी की, एसेट को आपने रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी है। राइट ऑफ यूज एसेट की जर्नल एंट्री आप पास करेंगे। ये एंट्री आ गई इसकी 35.53, और फिर आप इसकी डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट। 35.53 डिवाइड बाय 3 ईयर्स थे हमारे, और हमने कहा था कि 3 सालों पे डिवाइड करके आप काम करेंगे, और वो हमने यहाँ पर भी वर्किंग कर ली थी। ये 11.84, तो इसकी एंट्री ये हो जानी थी, डेप्रिसिएशन डेबिट और राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट 11.84। तीनों सालों में यही वाली एंट्री पास होगी। एक एंट्री नहीं, दो एंट्रीज होंगी हमारी रीपेमेंट से रिलेटेड। ये तो ईयर एंड के ऊपर होगी। 30 जून, 30 जून 21 पर पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की होगी, लेकिन 31 दिसंबर 20 पर एक एंट्री होनी है इंटरेस्ट से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड। 1.78 इंटरेस्ट। अब अगर आपको 2 3 4 एंट्रीज इकट्ठी मिल जाती हैं बच्चों, और एक ही एंट्री आपने पास करनी है, तो उसको शॉर्टकट में काम करने का तरीका कार इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और दूसरी एंट्री लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये होनी है। तो अब अगर आपने इस तरीके की 2 3 एंट्रीज आपने करनी है, तो बस फिर आप यहाँ पर ऐसे कर कॉलम बना दें, और कॉलम के ऊपर डेट लिख दें 31 दिसंबर 20, 30 जून 21, क्योंकि एंट्री तो सेम ही होनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1.78, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 1.78, फिर लीज लायबिलिटी डेबिट 7 के साथ और बैंक क्रेडिट 7 के साथ। ये वाली हमने एंट्री पास कर दी। फिर 1.52 की एंट्री होनी है 30 जून पे। 1.52 डेबिट और 1.52 क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। दिस इज हाउ यू कैन डू सम डू इन फास्ट मैनर, और अपना थोड़ा सा टाइम आप इस तरह की हल्की सी प्लानिंग से सेव कर सकते हैं। और कतरा कतरा दरिया बन जाता है, और दरिया आपको चाहिए।
पेपर पास करने के लिए ये आपके लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे से टाइम सेविंग जो है वो करते चले जाएं। ये बात हो गई। अगली चीज ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अगर हम लिख रहे होंगे 30 जून 21 पर 30 जून 22, तो ओपनिंग में कुछ नहीं था, एडिशन आपकी हुई 35.53, वैल्यूएशन कोई नहीं, क्लोजिंग आपकी 35.53 ही आ जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 11.84, ये आपका पूरे साल का राइट ऑफ यूज का काम आ जाएगा। और 35.53 माइनस 11.84, ये आपकी बुक वैल्यू 23.69 ये बन जाएगी। 30 जून 22 ओपनिंग में 35.53 आएगा, एडिशन कुछ नहीं, क्लोजिंग आपका 35.53, ओपनिंग 11.84, 11.84 आपने मजीद चार्ज किया, ये टोटल हो गया 23.68 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.84, 11.85 आ गई। 30 जून 23 आएगा, ओपनिंग 35.53, ओपनिंग 23.68, और अब डेप्रिसिएशन आप 11.85 चार्ज कर देंगे तो आपका 35.53 और बुक वैल्यू निल हो जाएगी। दिस इज हाउ राइट ऑफ यूज एसेट नोट विल बी शोन। हाँ, इसके बाद आप डेप्रिसिएशन का रेट भी लिख देंगे, आप डेप्रिसिएशन का मेथड भी लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, क्या है, और लाइफ भी लिख देंगे, मेजरमेंट बेसिस भी लिख देंगे। नेक्स्ट जो नोट है आपका लीज लाइबिलिटी का मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर लेस देन 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स। अब ये चीज आपने बनानी है, ये हमारे साल का आखिरी दिन है, एक साल के अंदर 7+7 है, दूसरे साल में 7+7 14 है। इसका मतलब है लेस देन 1 ईयर पर भी 14 आएगा, और 1 to 2 ईयर्स पर भी 14 आएगा, और टोटल हो जाएगा 28। नेक्स्ट ईयर में लेस देन पे 14 आएगा, 1 to 2 ईयर पे कुछ भी नहीं आएगा, 14। So this is how you will make the maturity analysis note. अगला क्वेश्चन बच्चे का आया है, सर लीज के साथ क्या रिवैल्यूएशन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, लीज एसेट भी आपके रिवैल्यू हो सकते हैं, सेम उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आप IAS 16 का काम करते हैं। डन हो गया जी, ये बात भी हो गई। अब बच्चों माइनस और डिफरेंस के साथ वही क्वेश्चन उसको डील करते हैं। हमने एक्वायर किया बैंक से 1 जुलाई 20 को, कॉस्ट 38 मिलियन है, लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ 3 years एंड 12 years, इंस्टॉलमेंट ऑफ 7 million सेमी एनुअली इन एरियर्स ही है।
इंटरेस्ट रेट 10%, ये एसेट वुड नॉट बी ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म। क्लियर कट लिख दिया गया कि ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमें लाइफ शॉर्टर रख लेनी है, यूजफुल लाइफ के ऊपर हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय वसीम लिमिटेड, लेसी ने पे किया 3 मिलियन, आईडीसी लेसर ने पे किया है 3 मिलियन। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग डीकमीशनिंग आफ्टर 3 इयर्स 30/23 पर 5 मिलियन लगेगी। डिस्काउंट रेट 8%। अब अगर आप इसमें लीज पेमेंट बनाएंगे तो आपकी वही वाली बनेगी कि आपने 7 की 6 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, 42। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बनाएंगे 7 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट। अब यहाँ पर आपने सोच के बताना है कि 10% अप्लाई करूं या 8%, दो रेट अवेलेबल हैं। क्वेश्चन में दो रेट्स अवेलेबल हैं। आपने इम्प्लिसिट रेट अप्लाई करना है लीज के अंदर 1.1 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड बाय 0.1, तो ये वैल्यू बनी होगी 35.53, जो हमने प्रिंसिपली पे करना है किसको, लेसर को। अब राइट ऑफ यूज एसेट जर्नल एंट्री एज पर पैरा 24, राइट ऑफ यूज एसेट में पैरा 24 क्या कहता है, अब उसको डिटेल में अब हम देख लेते हैं। एंट्री को अब हम फुल फ्लैग देख लेते हैं। Cost of right of use asset comprise amount of initial measurement of lease liability, लीज लाइबिलिटी जो हमने मेजर किया वो हमने देनी है, थर्ड पार्टी को वो पैसे देने हैं। तो आप क्या कहेंगे, राइट ऑफ यूज एसेट लाइबिलिटी क्रेडिट, देन और क्या चीजें आनी है इसमें, कहता है लीज पेमेंट मेड जो आपने फौरी तौर पर कर दी हुई है एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट। भाई अगर हम फौरी तौर पर पेमेंट कर देंगे तो कैश जाएगा, तो कैश जाएगा। डाउन पेमेंट, मैंने कहा था लीज लाइबिलिटी और डाउन पेमेंट का इकट्ठा साथ होगा। आपकी लीज लाइबिलिटी हम कम भी बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये काम एडवांस केस में हो जाएगा, या डाउन पेमेंट एक सेपरेटली होती 35.53 हमने देना होता, यकम जुलाई 10 को ही एक पेमेंट होती से 10 मिलियन की जो हमने करनी होती एज अ डाउन पेमेंट, जिसमें इंटरेस्ट ना होता, और फिर 25.53 से आगे शेड्यूल ने चलना था। तो ये 10 मिलियन हमारी क्या हो जानी थी, पेमेंट, और 25.53 क्या हो जाना था, लीज लाइबिलिटी 35.53 पर ही आना था। नेक्स्ट है जी कैश, जो आपने आईडीसी के लिए पे किया या पेएबल है। कितना पे कर रहे हैं ये आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 3 मिलियन। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ये बताएं ये राइट ऑफ यूज एसेट की डेफिनेशन क्या नाम है, किस तारीख को हम एंट्री कर रहे हैं, 1 जुलाई 20 को कर रहे हैं ना। और डिसमेंटलिंग जो होनी है वो होनी है 3 या 5 साल के बाद। टेन्योर कितना है जी, 3 साल ही है।
यहां पे मेरा 5 मिलियन का खर्चा होना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग 5 मिलियन का जो खर्चा है, मैं इसको 5 मिलियन ही यहां पर लिख दूं, या फिर मुझे चाहिए कि मैं इसको भी आज की डेट 1 जुलाई 20 जब लिखा जा रही है उस पर ले आऊं। डिस्काउंटेड वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम यहां पर खड़े हुए एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए 5 मिलियन की। हम क्या निकालेंगे, 1.08 रेज टू पावर -3, 3 साल बाद होनी है। करें जी कैलकुलेट। 5 × 1.08 रेज टू पावर -3, 3.97। एक चीज बस छोड़ दिया मैं, वो है लीज इंसेंटिव। इंसेंटिव अगर आ गया आपके पास तो आप जो उनसे पैसे आएंगे या इंसेंटिव आएगा, आप उसे क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर लीजिएगा, एंड नथिंग एल्स। अब इन सबको जमा करें और एक वैल्यू लिखते हैं, 25.53 प्लस 10 प्लस 3 13 प्लस 3.97, 42.5। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? इस चीज को याद रखना है। और ये यहाँ पर कैश में डेबिट कर देता हूं मैं, लीज इंसेंटिव, ताकि पैरा आपका ये तो ये हमारी थी एंट्री। और अब राइट ऑफ यूज एसेट चेंज हो गया, एसेट वही था, वैल्यू वही थी, लेकिन हमने क्या किया, ये एसेट 42.5 पर गया है। एसेट क्योंकि ट्रांसफर नहीं होना, लिहाजा 3 साल इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी। लीज लाइबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। ले बच्चों, तो ये हमारी लीज लाइबिलिटी वाली ये वाली चीज भी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। उसकी जर्नल एंट्री भी हो गई, उसकी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बात भी हो गई। लो बच्चों, कल की डिस्कशन के मुताबिक आपने क्या करना है, आपने ये चंद सवाल करने हैं। आपका क्वेश्चन किधर है जी, अहमद का क्वेश्चन? सर जी, जब एसेट हम किसी को यूज करने के लिए दें लेकिन ट्रांसफर ना करें और उसके बाद में रेंटल चार्ज करें, तो उसे ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, तो वो क्या इसके अंदर नहीं आएगा? बेटा जी, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट लेसर के पर्सपेक्टिव में है, लेसी के पर्सपेक्टिव में बस लीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं लेसी को, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। वो लेसर की ऑपरेटिंग लीज करने के भी बाद में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बड़ी तरतीब से चलना पड़ेगा। आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आया, और एक अच्छा क्वेश्चन आया। तो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ, ना ही अभी हो सकता है, चंद दिन लगेंगे इसको एड्रेस होने में। चलें जी, अब पैरा 32 अगर किसी के पास है, स्टैंडर्ड है, तो वो पैरा 32 पढ़ ले। पैरा 32 बस इंग्लिश थोड़ी सी वो टेक्निकल होती है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ले जी, पैरा 32 क्या कहता है?
वही वाली बात लिखी हुई है, दोबारा से देख लेते हैं। इफ लीज ट्रांसफर ओनरशिप, मैंने ये चीज हाईलाइट की थी, आपने भी ये चीज हाईलाइट करनी है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो टू दी लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, और या फिर पहली ऑप्शन है लीज ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो, या इफ द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट रिफ्लेक्ट दैट लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन, या फिर कॉस्ट ऐसी दिखाई जा रही हो, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट रिफ्लेक्ट्स दैट द लेसी विल एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन। इस लाइन का मतलब जरा समझ लें, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट रिफ्लेक्ट्स एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन। अच्छा, अब व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट रिफ्लेक्ट्स लेसी विल एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन। अब आपको बताया है कि हम लीज पेमेंट जो वर्कआउट करते हैं वो कह सकते हैं डाउन पेमेंट, उसका मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया कि ये जनरली क्या होती है। अभी मैंने आपको ये डाउन पेमेंट की एंट्री कर कर बताया कि डाउन पेमेंट की एंट्री इस तरीके से हो जाती है और आपकी लीज लायबिलिटी कम हो जाती है, डायरेक्टली बुक ही कम हो जाती है। ठीक है जी, वो एक स्टेप जो हमने यहाँ पर किया है, तो ये नेट के ऊपर जाके लीज लायबिलिटी हम बुक करते हैं, बस ये फर्क है डाउन पेमेंट का। अच्छा, अब प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, ये परचेज ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ लीज लायबिलिटी एंड अल्टीमेटली वुड बिकम अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। बात समझ लगी बच्चों? पहली बात, इससे अगली बात मैं अभी आपको समझाता हूं। अच्छा, दो चीजें होती हैं बच्चों, एक है फेयर वैल्यू, एक है अभी दूसरी चीज आने लगी है कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट मींस परचेज ऑप्शन। आपको बियर करनी पड़ेगी कितनी, इसका दूसरा अंदाज ये है। अब आप खुद जज करेंगे कि आप कौन सी वाली परचेज ऑप्शन अवेल करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, एट एंड ऑफ लीज टर्म की बात हो रही है ना, एट एंड ऑफ लीज टर्म अगर फेयर वैल्यू है इस एसेट की 40 और मुझे यही चीज 40 वाली चीज मिल रही है 25 में, तो क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा? एक ऑप्शन। दूसरी चीज, फेयर वैल्यू 40 है और मुझे ऑप्शन मिल रही है 40 की है। तीसरी ऑप्शन, फेयर वैल्यू है 40 और मुझे ऑप्शन मिल रही है 45 की। अब अक्लमंद बंदा कौन सी एक्सरसाइज करेगा, कौन सी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? पहले वाली 40 वाली चीज अगर 25 में मिल जाती है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि लेसी आज बैठे हुए जज अगर हम करें कि 3 साल बाद 5 साल बाद जब लीज टर्म खत्म होगी तो उस वक्त फेयर वैल्यू ये होगी और हमें परचेज ऑप्शन एग्रीमेंट में मिल रही है 25। हम ये नहीं ये एस्टीमेट लगाया, तो ये शो कर रहा है कि यस लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन। क्यों? वो ये खरीद के अगर उसने नहीं भी यूज करना तो 15 मिलियन कमा जाएगा, 25 का खरीदेगा 40 का में बेच देगा। अब 40 वाली चीज 40 में मिल रही हो तब कोई श्योरिटी नहीं है। अब ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि लेसी परचेज ऑप्शन कर लेगा, और यहां पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता वो करे। 40 वाली चीज 45 में खरीद के उसने सर में मारनी है।
हाँ डिसीजन चाहे वो कर ले कि यार कोई मसला नहीं है, 5 मिलियन का फर्क है, 3 साल बाद वो इसको ऑप्शन को ऑप्ट कर ले कि यस मैं खरीद लेता हूँ, मैंने प्लांट और मशीनरी लगाई हुई, या मैं कहाँ इसको काटता फिरूंगा, कहाँ नया मंगवाऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन एट इंसेप्शन ऑफ लीज, लीज के स्टार्ट पर सिर्फ ये वाली एक ऑप्शन है जो मुझे बता रही है कि राइट ऑफ यूज एसेट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लेसी एक्सरसाइज कर लेगा। तो दो चीजें हैं, और लेसी विल एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन, एसेट ट्रांसफर हो रहा हो या लेसी एक्सरसाइज कर रहा हो परचेज ऑप्शन के, और वो पता चल रही है कि यहाँ वाकई उसको बेनिफिट है तो वो ये काम करेगा। इस केस में the lessee shall depreciate right of use asset from the commencement date to the end of useful life, मीन्स अपनी लाइफ के ऊपर वो उसे डेप्रिशिएट कर लेगा। फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, ये याद रखिएगा, जब लीज कमेंस हो रही है तब से लेके, इसके ऊपर गालिबन टेक्निकली शायद पिछली अटेम्प्ट में इसके ऊपर कोई हल्की सी टेक्निकल चीज आई हुई है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है जी। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर क्या होगी, एक्सरसाइज नहीं हो रही या परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रही, लोन या ट्रांसफर भी नहीं हो रही। तो अगर ऐसा केस हो तो इसका मतलब क्या है, हम डेप्रिशिएट करेंगे फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट टू द अर्लियर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म। तो क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या है, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ, कमेंसमेंट डेट से लेकर। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होनी चाहिए है, आपने ये बताना मुझे। ये टेक्निकल पॉइंट था जो पूछा गया था, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होनी चाहिए है। मैं एमसीक्यू बनाने लगा हूं आपके लिए। ऑप्शन ए, बी, सी और एक और चौथी ऑप्शन जी, कौन सी ऑप्शन बनती है बच्चों? एमसीक्यू एक आपके लिए आ गया है और आपने इस एमसीक्यू को करना है, और जिसने ये चीज टेक्निकली नहीं पढ़ी हुई या वो देख नहीं सकता, वो कौन सी ऑप्शन लगाएगा, ये भी सोचकर बताएं। वो डेफिनेटली ये लगाएगा और कहेगा मैं पक्का बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन एक्चुअली कब से लगनी है, फ्रॉम कमेंसमेंट डेट होनी है। ये बस याद रखना है। ये एमसीक्यू आप समझ लें ऐसे बनते हैं स्टैंडर्ड में से। अब दो तीन बातें हुई हैं इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट की, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, और एक हमने डेफिनेशन लीज टर्म की डिस्कस करनी है। समहाउ जेन्युइन रूल आपके सामने, जो ये मैंने समरी लिखी हुई है ये भी जेन्युइन नहीं है, ये बस शॉर्टली याद रखने के लिए है। जेन्युइन रूल है कमेंसमेंट डेट से कब तक जाना है, यूजफुल लाइफ तक, और कमेंसमेंट डेट से या तो यूजफुल लाइफ या फिर लीज टर्म, जब जो सब पहले एंड हो जाए तो वो क्या होगा, शॉर्टर ऑफ होगा। तो ये चीज आपको ये चीज समझ लग गई कि भाई एमसीक्यू की टेक्निकलिटी बस इतनी सी है, और जिसने पढ़ा हुआ है वो अगर भूल भी जाए उसको ये पता है कि कौन सी चीज कहां कहां पर लिखी हुई है, तो वो देख के अपना हाइलाइटर से हाईलाइट हुआ स्टैंडर्ड देख के अपने आप को क्लैरिफाई कर लेगा, और गलती से भी इन दो ऑप्शंस को टिक नहीं करेगा, इन दो ऑप्शंस को, क्योंकि बच्चे मिक्स इन दो चीजों में भी कर जाते हैं। अब देखना है हमें इंसेप्शन क्या है और कमेंसमेंट क्या है। बच्चों जरा वैसे एक जनरल सोचकर बताओ
इंसेप्शन क्या है और कमेंसमेंट क्या है? जनरली कोई फर्क पता चलता है? बिल्कुल जनरली हम बैठे हो, आप जनरली उस तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। ये दो चीजों के अंदर आइन देखते हैं स्टैंडर्ड के। IFRS पढ़ रहे हैं तो एंड पर होगी डेफिनेशन, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आज ही याद हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। इंसेप्शन डेट, और कमेंसमेंट डेट CC। लें जी, कहते हैं इंसेप्शन डेट ऑफ लीज क्या है? आप मेरा ख्याल है ग्रीन कलर के इस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पे मैं आपको टिक लगा रहा हूं। ठीक है, कहता है अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस निकाह हो गया, आप ऐसे समझेंगे, ऐसे बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। अर्लियर ऑफ डेट ऑफ निकाह एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज। मंगनी या निकाह में से जो सा चीज पहले हो जाए, एग्रीमेंट, बाउंड एग्रीमेंट या फिर कमिटमेंट होगी आपस में, इन दोनों में से जो सी भी चीज पहले होगी। कमिटमेंट किस चीज की? टू दी प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीज। ये जो समझाने के लिए है, लीज एग्रीमेंट आपका प्रॉपर बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया, या फिर आपने आपस में बैठे और कहा अच्छा ये वाला एसेट इतने का है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये होंगी, साल के अंदर पेमेंट होनी है, 2 साल में होनी है, 5 साल में होनी है, 6 साल में होनी है। पहले बैंकर के पास बैठा जाता है, उसके साथ बातें की जाती हैं, उनसे डीलिंग की जाती है। ठीक है, अगर बातें हो रही हैं, डीलिंग हो रही है, फाइनल फैसला हो गया, तो वो इंसेप्शन डेट हो गई। अगर डीलिंग नहीं हो रही बहुत ज्यादा, बस बंदा आम सा ही बंदा है, बैंक वाले ने उठाया और एग्रीमेंट कहा कि भाई ये साइन करके भेज दीजिएगा, अब जो सी भी कमिटमेंट्स होंगी, जो सी भी टर्म्स होंगी, वो तो बैंकर ने उसके अंदर लिख देने एग्रीमेंट में, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली एग्रीमेंट हो जाएगा। या फिर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो वो पहले जाके बैठेगा, निगोशिएशन करेगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डील करेगा और फिर फाइनलाइज हो रहा होगा। तो इंसेप्शन इन दोनों में से जोन सा अर्लियर होगा वो पहला हो गया, ये इंसेप्शन है। सारी अकाउंटिंग कमेंसमेंट पे होती है। एट द कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ लीज, the date on which lessor makes underlying asset available for use by lessee। निकाह तो हो गया, लेकिन कमेंसमेंट क्या है? वो रुखसती हो गई। समझ लग गई होगी आई बिलीव इट्स आपको। तो सारी ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्रीज वो कमेंसमेंट डेट पर होनी है। एग्रीमेंट की डेट के ऊपर कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, और जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं होगा, किसके? लेसी के, तब तक कमेंसमेंट शुरू नहीं हो सकती। लेकिन अब दोनों चीजें अभी हमने देखा है, दोनों चीजें हैं सेम, लेकिन अगर MCQ के अंदर लिखा हो कमेंसमेंट डेट और अवेलेबल फॉर यूज, तो फिर स्टैंडर्ड की वर्डिंग के मुताबिक बताना होगा कमेंसमेंट डेट से। और ये लेसर का अवेलेबल फॉर यूज है, लेसर ने अवेलेबल फॉर यूज कर दिया है। भाई एक एसेट है, प्लांट है, प्लांट
खरीद के भिजवा दिया है। किसने? लेसर ने लेसी को। फर्ज करते हैं लेसर ने लेसी को 1 फरवरी 2022 को भिजवा दिया, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन होनी है, अभी इसके ऊपर सारा काम होना है, अभी इसके लिए पूरी फैक्ट्री ने बनना है, हो सकता है साल लग जाए इस काम को। और जेन्युइनली अवेलेबल फॉर यूज, चले 6 महीने लगा लेते हैं, जेन्युइनली लेसी के लिए अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है। जो लेसी की किताबों में अवेलेबल फॉर यूज का मतलब तो कोई और होगा ना। यकम जून 22 को 4 महीने लग गए, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने लग गए इसको अवेलेबल फॉर यूज जेन्युइन होने में, इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही है। लेकिन डेप्रिसिएशन कब से शुरू होनी है बच्चों बताओ? यकम फरवरी से या यकम जून से? ये टेक्निकलिटी आ गई है, ये फर्क आ गया है अवेलेबल फॉर यूज होने का। आपकी डेप्रिसिएशन यकम फरवरी से स्टार्ट हो जानी है, भले लेसी ने अभी इंस्टॉलेशन करवानी है। इस चीज को, टेक्निकलिटी को याद रखिएगा। ठीक है जी। ये वाली बात आप अपने पास लिख भी लें। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज याद रह जाए। यकम फरवरी 22, इंस्टॉलेशन टाइम 4 months, so available for use for lessee 1 जून 22। और यही डेट आपकी क्या हो जाएगी? कमेंसमेंट डेट बन जाएगी। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स एट, कब होगी डेप्रिसिएशन स्टार्ट? फर्स्ट जून या 1 फेब? डेप्रिसिएशन 1 फेब से स्टार्ट हो जाएगी, भले इंस्टॉल्ड नहीं हुआ हुआ। ये छोटी सी टेक्निकलिटी आ गई। अब लीज टर्म की डेफिनेशन। लीज टर्म, लीज टर्म, लीज टर्म, लीज मॉडिफिकेशन, लीज पेमेंट, लीज टर्म। ये बच्चों लीज टर्म की डेफिनेशन आ रही है, ये जहां पे मैं टिक लगा रहा। बेटा अगर लीज टर्म के एंड पर ट्रांसफर भी हो जाना है तो भी कमेंसमेंट डेट तो वही रहनी है ना। स्टैंडर्ड है में क्या है, कमेंसमेंट डेट से आगे तुमने लेकर चलना है, डेप्रिसिएशन करनी है, पैराग्राफ नंबर 32। फिर भी ये वैसे ही करेंगे। हम तो देख रहे थे ना स्टार्ट कब से होनी है, वो तो एंड कब होनी है उसका उसका बताया जा रहा है। यूजफुल लाइफ एंड कब होनी है? आपने लीज को स्टार्ट कब से करना है, डेप्रिसिएशन को स्टार्ट कब से करना है, हमने उसको उसकी बात किया। स्टैंडर्ड ने जो लिखा है असी उन्होंने कहना है यस सर, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा जी, लीज टर्म, नॉन कैंसलेबल पीरियड, जो कैंसल नहीं हो सकता, ऐसा पीरियड जिसकी कैंसलेशन की अथॉरिटी नहीं है, फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट टुगेदर विद बोथ, नीचे दी गई दोनों चीजें, पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज, option to extend the lease if the lessee is reasonably certain, कौन, lessee, for which a lessee has a right to use an underlying, sorry, option to extend the lease if the lessee के साथ lessor की बात नहीं हो रही, lessee is reasonably certain to exercise that option, तो लीज टर्म में अगर एक्सटेंशन आ रही है और लेसी रीजनेबली सर्टन है कि वो इसको एक्सरसाइज करेगा, आगे लेकर चलेगा, तो वो एड अप कर देंगे नॉर्मल लीज टर्म में। एंड इसके अलावा पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट, ऑप्शन टू टर्मिनेट, खत्म कर देना द लीज if the lessee is reasonably certain not to exercise that option, आप ऐड तब करेंगे अगर एक टर्मिनेशन की ऑप्शन है कि आप टर्मिनेट कर दें और लेसी कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा, तो वो वाला पीरियड भी ऐड हो जाएगा। बस कहानी ज्यादा यहां पर ज्यादा है, यहां पर एमसीक्यू के लिहाज से काफी कहानी हो सकती है, मैथमेटिकली फुल फ्लेज क्वेश्चन में एज सच बहुत ज्यादा नहीं खेल सकता, बहरहाल खेलने को खेल भी ले। नॉन कैंसलेबल पीरियड एज इट इज चलेगा, प्लस उससे आगे अगर चलना है, उससे अगला पोर्शन कोई है आगे, अगर एक्सटेंशन की एक बात यह कि अगर टर्मिनेट नहीं करता इसके बाद तो 3 साल मजीद एक्सटेंड हो सकती है, तो और लेसी इसको क्या करे, एक्सरसाइज ना करे, तो फिर वो 3 साल ऐड हो जाएंगे। अब हम इसके ऊपर, इस लीज टर्म के ऊपर प्लस डेप्रीसिएशन के ऊपर चंद छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के क्वेश्चन करते हैं। लीज टर्म, नॉन कैंसलेबल पीरियड प्लस नेक्स्ट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कह सकते हैं, प्लस एक्सटेंशन, certain. In all of the above cases, determine over how many years lessee should depreciate the asset. Lease term 5 साल, useful life 7 साल, annual rental in arrear 0.5 million, ownership will transfer to lessee at end of lease term. आंसर क्या होगा जी? बेटा बहुत कुछ हो सकता है, आपके पेपर में नहीं है। क्वेश्चन है आया है कि जी सर पेपर में क्या इस तरह से हो सकता है कि पहले ऑप्शन दी जाए कि लीज एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन लेसी मना कर दे, और बाद में लीज टर्म बढ़ा लें, 5 साल बाद लेसी कहे नहीं जी बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा जो है पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। 7 years, वेल डन। हमें कौन सा फॉलो करना है? यूजफुल लाइफ को फॉलो करना है, क्योंकि
ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लीज टर्म 8 साल है, लाइफ 10 साल है, एनुअल रेंटल 0.7 million है। एट एंड ऑफ लीज टर्म लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज द एसेट ऑन पेमेंट ऑफ 9 लाख। The fair value of machine at end of lease term is expected to be 14 lakh. It is reasonably certain at the inception of the lease agreement वगैरह चल रहा है कि lessee will exercise the option to purchase the asset. जी 10 years क्या करेंगे, ऑप्शन टू एक्सटेंड है और रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सटेंड कर लेगा तो हमारा यूजफुल लाइफ यूज होगा जो कि है 10 years। क्वेश्चन नंबर 3, लीज टर्म 5, 10 साल लाइफ। एट एंड ऑफ लीज टर्म लेसी हैज एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ऑप्शन टू एक्सटेंड है। It is reasonably certain that at the inception of the lessee will exercise the option to extend the lease. Somehow, ownership will not transfer to lessee at end of lease term. गुड हो गया। 5 साल उसकी लीज टर्म थी, उसके पास ऑप्शन टू एक्सटेंड है और वो सर्टन है, रीजनेबली सर्टन है कि वो क्या कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा। तो 5 जमा 3 किए तो 8 साल इसका लीज टर्म बनती है जेन्युइनली, और एक्सरसाइज नहीं करनी तो फिर इन दोनों में से शॉर्टर, 8 और 10 साल में से शॉर्टर, 8 years and 10 years. So answer is 8 years. क्वेश्चन नंबर 4, लीज टर्म 12 साल है, 14 साल लाइफ है, एनुअल रेंटल एरियर में है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म। शॉर्टर ऑफ 12 and 14, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 12 years। लीज टर्म 15, लाइफ 18, एनुअल रेंटल इन एरियर। क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बताया उसने। क्वेश्चन साइलेंट की सूरत में भी क्या कर देंगे आप, शॉर्टर ऑफ 15 year and 18 years। लीज टर्म 3 years, लाइफ 5 साल, एनुअल रेंटल इतने। At end of lease term, lessee has an option to extend the lease for a next period of 3 years. It is reasonably certain that at inception of the lease, the lessee will exercise the option to extend the lease. जी बच्चों, ओ वेल डन, वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही आपने किया। बच्चा यहाँ पे गलत कर जाता है। शॉर्टर ऑफ 5 और 6, वेल डन, वेल डन। 3 + 3 years इक्वल टू 6 year लीज टर्म बनी। और इन दोनों में से क्वेश्चन क्या है, ये साइलेंट है, कुछ नहीं बताया हुआ उसने। जो क्राइटेरिया हमें दिया गया वो उसके बारे में ये खामोश है। तो शॉर्टर ऑफ 5 years and 6 years, 5 years पे डेप्रिशिएट करेंगे हम। इसमें अब सोच ही पड़ गए हैं आप लोग।
डेफिनेशन दिखाता हूँ। क्लैरिफाई इस तरह की चीज क्लैरिफिकेशन स्टैंडर्ड से होती है, दोबारा से पढ़ लें। नॉन कैंसलेबल पीरियड टुगेदर विद बोथ पीरियड टू कवर एक्सटेंशन है 20 की, और लेसी रीजनेबली सर्टन है टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, और period covered by an option to terminate the lease if lessee is reasonably certain not to exercise that option, कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो फिर वो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने बड़ी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट कर दी है। नॉन कैंसिलेबल पीरियड 4 साल है। At end of non-cancelable lease term, lessee has an option to extend the lease for a next 3 years. It is reasonably certain that at inception of the lease, the lessee will exercise the option to extend the lease. वो extend करने का सोचेगा, कहेगा कि नहीं मैं करता हूँ। 4 जमा 3 किया, ये 7 साल हो गए उसके। लेकिन lessee has an option to terminate the lease at end of lease useful life है 5 साल, and lessee is reasonably certain to exercise this option, और ये भी पता है कि वो एक्सरसाइज भी कर लेगा। तो फिर अब मजबूरी है कि ये चीज कहां पर गिर जाएगी, इसमें से आप 7 में से 2 निकाल के इसे 5 पर ही ले आएंगे। तो उसने चलाना ही 5 साल तक है, लीज टर्म उसकी होगी 5 साल, और वो एक्सरसाइज कर लेगा। तो फिर तो 5 साल के ऊपर ही क्या होगा, आपका अमोर्टाइज होगा, डेप्रिशिएट होगा एसेट। ऑटम 12 का क्वेश्चन ले बच्चों, एडवांस का क्वेश्चन आ गया। ऑन 1 जुलाई 10 MTL acquired machine on lease from a bank. Detail of fees are as follows. Cost of machine 20 million. हमारे लिए लस्सी के लिए कोई मानी नहीं रखती। Lease term and useful life is 4 years and 10 years respectively. Installment of 5.8 million is to be paid annually in advance on 1st July. अगली बात, interest rate implicit in the lease is 15.72578779%. अब अगर ये वाला रेट दे दिया ना बेटा, यही यूज करना पड़ेगा। अब फंस गए, इतना लंबा लिखेगा कौन बार बार, इतना लंबा आप लिखेंगे और कैलकुलेटर पे लिख के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कोई मुश्किल काम है ही नहीं। At end of lease term, MTL has an option to purchase the machine on payment of 2 million. Purchase option आ गई। The fair value of machine at end of lease term is expected to be 3 million. MTL depreciates the machine on straight line method to a nil residual value. जी बताएं, डेप्रिसिएशन कितने साल पर होगी? क्या एसेट ट्रांसफर हो जाएगा? क्या ये लिखा हुआ है? नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, एसेट ट्रांसफर नहीं लिखा हुआ। दूसरी ऑप्शन उसी के अंदर यूजफुल लाइफ के लिए क्या परचेज ऑप्शन है, और ये कॉस्ट बता रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है कि एसेट ये वाली ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली जाएगी। जी ये बता रही है कि 3 मिलियन वाली चीज 2 मिलियन में मिल रही है, तो एक्सरसाइज वो करेगा ही करेगा। ये रीजन है कि इतने में मिल रही है 2 मिलियन में, और उसकी फेयर वैल्यू क्या है 3 मिलियन। लिहाजा हमारी डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ की बेसिस पर होगी, जो कि 10 साल है।
एक तो डिफाइनमेंट ये हो गई, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब बच्चों जी 5.80 की इंस्टॉलमेंट है, लीज पेमेंट्स आपकी आ गई, डाउन पेमेंट कोई नहीं है, लीज पेमेंट है 5.80 इनटू कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, लीज टर्म 4 साल, इन एडवांस तो 8 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, ये 4 होंगी, एक ही एक साल में है तो 4 सालों में 4 ही होंगी। 5.8 इंटू 4, 23.2। अब बच्चों जी अब आपने जरा सा कैलकुलेटर पर सीख लें ट्रिक, और उसके बाद आपने ये वाला बाकी का मुकम्मल करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आप मालूम करेंगे। पहला रेंटल 5.8 आर प्लस 5.8 इंटू 1 माइनस 1.15725879 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.15725879। यार इतना तो लिखना कैलकुलेटर पे मुहाल हो जाएगा, और बार बार पूरा शेड्यूल कैसे लिखेंगे वो तो ठीक है। तो हम कैलकुलेटर को कहेंगे, कैलकुलेटर कैलकुलेटर ये लो 0.15725879, ये मैंने लिख लिया, और नहीं फिक्स नहीं करना था। Shift mode 1.1572, या फिर फिक्स किया हुआ है। हाँ ये सही है जी। या फिर आप सारी की सारा मेमोरी क्लियर कर दें, किस तरीके से होती है जी मेमोरी क्लियर, शिफ्ट हर चीज क्लियर कर दें, शिफ्ट 9 क्लियर सेटअप, दो मेमोरी ऑल 3 पे ऑल कर दिया, रीसेट ऑल इक्वल टू प्रेस AC की, ये लें जनाब सब कुछ साफ हो गया। 0.15725879, अब जो लिखेंगे वही आएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट RCL के ऊपर STO लिखा हुआ है, स्टोर ए, ये वाली वैल्यू हमने लिख के ए में स्टोर कर ली है। और इसको यूज कैसे करना है, 5.8 प्लस 5.8 into फ्रैक्शन स्टार्ट 1 माइनस 1 प्लस रिकॉल ए, यहीं पे रखा था ना हमने, रेज टू पावर -3, 3 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, डिवाइड बाय रिकॉल ए। This is how you will write the markup 18.88। ये इसकी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 18.88। यहाँ पे इस पे तरीकाकार करने के लिए शुरू कब से कर रहे हैं जी, 1 जुलाई 10। फर्स्ट जुलाई 10।
इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 5.8, 1 जुलाई 10, 1 जुलाई 10 को हमने लिया है। और पहली एंट्री 18.88 से शुरू करेंगे हम, 18.88, और पहली इंस्टॉलमेंट भी 1 जुलाई 10 को जानी है। एडवांस वाले क्वेश्चन में बच्चों एक छोटा सा काम करना होता है, वो ये कि आपने पहले एसेट की पेमेंट करनी है, फिर उसको यूज करना है। तो पेमेंट 1 जुलाई को ही पहली पेमेंट होगी 5.8, ये बात। अब यही फुल फ्लैज प्रिंसिपल है, कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं लग रहा। रेट स्टोर कैसे करना है रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से रिपीट करके दिखा देता हूँ। अब एग्जामिनर है, वो जो कह देगा वो कह देगा, वो करना ही पड़ेगा। 18.88 में से 18.88 में से 5.8 माइनस कर दिया, ये आ गया 13.08। अब आपकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट यही जानी है 5.8, 4 इंस्टॉलमेंट्स, और एंड होगा आपका 30 जून 14 पर। इस चीज का खास ख्याल रखना है आपने, ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। 1 जुलाई 10, 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 12, 1 जुलाई 13, 30 जून 14, 0, 1, 2, 3, 4, 4 साल का टेन्योर। अब बात आती है कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करें। मैंने आपको बताया था फीड करें, कैलकुलेटर को कहें आ जाओ भाई कैलकुलेटर, हम तुम्हारा यूज करें 0.15, 15% को 0.15 बोलेंगे ना, पॉइंट 1.15, 7275879, ये रेट आ गया। इसको इक्वल टू दबा लें, ये आपका इक्वल टू के अंदर सेव हो चुका हो। शिफ्ट ये RCL के ऊपर स्टोर, और ये बी के अंदर मैसेज सेव कर दिया, और जिसमें मर्जी सेव करें, ABCDEF तक आपके पास ऑप्शन है। अब आपका काम है 18.88 और 13.8, अब आपका 13.08 इनटू रिकॉल ए के अंदर मैंने रेट रखा हुआ था 2.06। अब बेटा जी एग्जामिनर आप देखें, क्या अच्छा एग्जामिनर है, या उसने कहा कि ये मैंने इतनी देर तक इतना लेंथी ही रेट लेना है, ये इतना लेंथी ही रेट लेंगे तो आगे चलेगा काम। और राउंडिंग ऑफ आप 2 डिजिट्स पर रखिए। ये देखें, ये उसने लिखा है 5.80, ये इशारा है कि 2 डिजिट्स के ऊपर जाओ आप। अब 30.08 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया 2.05 या 2.06, माइनस 13.08, ये मैंने क्या किया, 5.8 में से माइनस करना था 2.06, $3.74,
3.74 जो आंसर आया हुआ है माइनस कर देंगे 13.08 में से 9.34। 9.34 के ऊपर आपने काम करना है। ये अब ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही लिखा है इन टू रिकॉल ए 1.46 1.47 कर देते हैं। 9.34 माइनस 5.8 सॉरी 1.47 प्लस 5.8 4.33 और 4.33 9.34 में एडजस्ट हो जाएगा तो 5.01 रह जाएगा। दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। और आखिरी रह गया 5.01। अब यहाँ पे कर दें 5.01 और यहाँ पे कर दें 0.7 5.01 सॉरी 5.8 माइनस 5.01 0.79। बच्चों ये शेड्यूल हो गया आपका तैयार। एडवांस के क्वेश्चन में पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक काम हो गया। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के ऊपर काम हम डिटेल में कल करेंगे। टाइम भी हो गया। 4 मिनट रहते हैं अभी, वैसे 4 मिनट रहते हैं। तो शेड्यूल बन गया। पहली एंट्री हम पास कर सकते हैं, क्यों नहीं पास कर सकते। लीज लायबिलिटी वो परचेज ऑप्शन तो रह ही गई। 1-2 मिलियन यहाँ पे भी पे करना था, ये हमने यहाँ पे शामिल ही नहीं किया था। प्लस 18.88 से नहीं शुरू होना था। 2 मिलियन आपने पे करना है इंटू 1.1572579 बेस पावर -4। सारा पर्सन ही गलत हो गया। बहरहाल तरीका आ गया आपको कैलकुलेटर पे। आप शेड्यूल कल तैयार करके रखिएगा। यहाँ पे 7 समथिंग आएगा तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो आंसर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।